हजारों मासूम बच्चे माओं के सामने उछाल कर नेज़ों में परोए गए। हजारों हामला औरतों के पेट चाक करके शैतान ने रक्स किया। वो हलाकों का रिकॉर्ड बराबर करना चाहते थे या हिटलर का, कि शराब की बोतलों की बोतलें उन बरहना तड़पती, सिसकती और सहकती हुई औरतों के नाजुक आज़ाओं पर डाली गई। पहले दायरों की शक्ल में भंगड़े डाले गए, फिर किरपानों को चूम चूम कर लहराया गया और फिर उन सहकती औरतों के बदनों को आग लगा दी गई। पर तू अब क्यों फरोल बैठा है ये किस्से? अवतार सिंह ने उसे रोक देना चाहा, मगर दिलबहार सिंह चीख कर बोला, किस्से किस्से नहीं भाया, जुल्म की तस्वीरें हैं। क्या करूं, याद आती हैं तो अग्गो अग कर देती हैं मुझे। नए लोगों को, नई नस्ल को वो भड़कती है इस तारीख को सुनकर और शर्मिंदा हो जाती है। चलो मुक गई, अब छोड़। अवतार सिंह ने तेज निगाहों से उसे घूरा, मगर वो तड़प कर बोला, सदियों के फट मिनटों में नहीं भरते बाया जी। वो रुककर खुद को जमा करता रहा, फिर कहने लगा, मुझे बताया गया था कि कमो बेश लाखों कंवारियों ने कुएं पाट दिए जान देकर, एक साथ कूद कर, मगर इज्जत बचा ली। जो बच गई वो किरपानियों के आगे रेवड़ बन गई। फिर इन्हीं रेवड़ों में हांकी हुई मासूम बेगुनाह फरिश्ता सीरत लड़कियों को, जिन्हें आज तक परिंदे भी न देख पाए थे, नंगी जमीन पर ढेर करके पामाल किया गया। कंवारियों की कोख में हरामी बच्चे बो दिए गए। वो पत्थर निगाहों से कभी अवतार सिंह और कभी अनवर खान की तरफ तकता रहा और फिर दुख भरे लहजे में बोला, अमन, सुकून और आसूदगी देने वाली छतों, झरोकों, बागों और किताबों को जलाकर राख करने के बाद आपके मास्टर तारा सिंह जी की माफी दाग धो सकती है? वो बरी हो सकता है? क्यों बाया जी, क्यों ताऊ जी हो सकता है बरी? हम तेरे जितने पढ़े लिखे तो नहीं पुत्रा, पर बंदा बशर गलती ना करे तो खता को जोली में क्यों डाले? अब के अनवर खान ने बात को बदलना चाहा। उसने गलती को मान तो लिया था। दिलबहार दोबारा चीख पड़ा, गलती इतना छोटा लफ्ज है ताऊ जी कि मेरे अंदर फिर बांबड़ बाल दिए हैं आपने। ये तो सदियों पे फैला हुआ गुनाह है, समंदर के टोटे करने जैसा गुनाह। उसने कत्ल ही नहीं किए, रिश्तों नातों में जुदाइयां डाल दी हैं, कभी ना मिटने वाली। अवतार सिंह अभी तक तारा सिंह की वकालत पे जमा हुआ था। कहने लगा, माफी मांग के तारा सिंह ने दरबार साहब के जूठे बर्तन साफ किए, पूरे 40 दिन मांजा उन्हें, लोगों के जूते साफ किए, संभाले, उनकी सेवा की, तभी तो उसके अंदर का मैल धुला होगा। सुनते हैं कि उसने रो रो के ये सारे काम किए और पाक पवित्र हो गया। ये इंसाफ नहीं है भाया कि 40 दिन जूते साफ करके, बर्तन साफ करके लाखों इंसानों का लहू गर्दन से धुल जाए। क्यों ताऊ जी, ये इंसाफ है? लम्हा भर को उसने सांस बराबर किया था शायद, फिर तुंद लहजे में बोला, 40 दिन बर्तन धोने से पूरी लहू लुहान सदी के चेहरे से मासूमों के लहू के लोथड़े तो साफ नहीं हो सकते भाया। वो चिल्लाया, न हो सकेंगे कभी। आप लोग क्यों मेरा साथ नहीं देते? क्या मैं गलत हूँ, झूठा हूँ, मकार हूँ, या मैं दगाबाज हूँ? नहीं नहीं पुत्र, तू सच्चा है। अवतार ने जोर से कहा, तू वाकई सच्चा भी है, सुच्चा भी। तेरे दिल में दर्द है, तू गुरु का सच्चा परोकार है, वरना पुत्रा ये पवाड़े खत्म ना हो जाते। फिर अनवर खान ने साथ दिया कि तू सच्चा भी है, तू सुच्चा भी है और तू खरा भी है। ताऊ जी, 100 रस्सा और सिरे पे गंड। गुरु जी का जन्म स्थान इधर, पंजा साहब इधर, हम उधर, गोल्डन टेम्पल उधर। हमारी कौम कबीले को किस तरह दो डक कर दिया उन्होंने। उस वक्त के निग्घे दिमाग वाले बुजुर्गों ने क्यों ना सोचा, क्यों ना गौर किया? वो चुप हो गया था और गर्दन झुका ली थी, जैसे अब कुछ ना बोलेगा। मगर उस जवान के अंदर कितना पारा पड़ा था कि वो थोड़ी देर बाद ही सोचते सोचते बोल पड़ा, जैसे अंदर का अलाव जल उठा हो। यकीनन अंदर का अलाव जल उठा था। कहने लगा, अब 62 बरसों के बाद वाहे गुरु का हर प्यारा, हर सिख कुर्लाता फिरता है मेरी तरह। मेरा मक्का, मेरा मदीना पाकिस्तान में है, और वाकई ताऊ जी हमारा सबे कुछ पाकिस्तान में है। अगर ब्यास के कंडे तक लकीर मार दी जाए, सब एक में होकर सुख पाएं, तो रातों को उठ उठ कर हमारी रूहें ननकाना ना आए। फिर तो दिन दोपहर सुबह शाम का ठिकाना वहां होगा और कलेजे पर प्यार की शबनम गिरती रहेगी। उसने फिर होका भरा, कभी रातों को हमारी रूहें गुरुद्वारा डेरा साहब आ जाती हैं, कभी जोड़ मेले में आ शरीक होती हैं और कभी पंजा साहब, और सुबह बेदार होने से पहले वापस दरबार साहब में।
اس نے پچھتاوا بری آہ بری پھر حسرت برے انداز میں بات ختم کرتے ہوئے بولا، محمد علی جناح صاحب جی کی مان لیتے تو آج ننکانہ صاحب سے چندی گڑھ تک ہمارے ہوتے، ہماری جند جہان دربار صاحب بھی ہمارے درشنوں میں رہتا اور ننکانہ صاحب بھی۔ رک کر اس نے آواز کو اونچا کر کے بولا، کیا یہ برا فیصلہ تھا بایا جی؟ میں تو روتا ہوں بزرگوں کے غلط فیصلوں پر۔ دیکھو نا تاؤ، آپ خود سیانے بیانے ہو، کند کوٹھا ایک طرف، متھا ٹیکنے کی جگہ دوسری طرف، بیچ میں آگ کا دریا بلکہ سمندر، یہی میرا دکھ ہے، یہی میرا رولا ہے۔ پر تجھے کون روکتا ہے یار، سال میں کتنے جتھے آتے ہیں پاکستان، سب دروازے کھلے ہیں تیرے لیے، جم جم آ، میرے پاس مہمان ہو۔ انور خان نے سینہ کھول دیا۔ انور خان عطار فوراً بولا، تو نہیں جان سکتا چند انور خان، تو کیسے جان سکتا ہے اس کے دکھ کو، اس کے متھا ٹیکنے کی جگہ کو؟ عطار سنگھ لمحہ بھر چپ رہا، پھر لمبی آہ بھری اور بولا، متھا ٹیکنے ہی تو آتا تھا، پر پاؤں میں بیڑی پہن لی ہے اس نے۔ وہ سچ مچ دکھی آنکھوں سے دل بہار سنگھ کو گورتا رہا، جیسے اس کے پاس کوئی مرہم ہو نہ تسلی کے لیے لفظ۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے کہا، سچ کہوں میرے بیلی پتر، میرے بس میں چھوڑ، کسی بندے بشر کے بس میں نہیں تیرے دکھ کا اپائے۔ وہ رکا اور دکھ سے بوجھل لہجے میں بولا، کون توڑی کی گڈ سے سوئی نکال سکتا ہے؟ وہ دل بہار سنگھ کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، دل تو دل ہے ویر پتر، دماغ سے بھی کام لے لینا چاہیے۔ یہ ریشمی گنجل ہے اور پرچا ہوا ایسا کہ گنڈ ملتی ہے نہ سرا، نہ ہی کسی کے پاس تدبیر کا ناخن ہے۔ وہ ایک قصہ کیا ہے، پیو پتر بولتے جا رہے ہو؟ انور خان حیرت کی گہرائیوں سے بولا تھا، میرے پلے کیوں نہیں پڑ رہی تمہاری بات؟ پیاریا، دلوں کا روگ گنجل نہیں تو اور کیا ہے کوئی اس کا دارو؟ عطار سنگھ نے اشارہ دیا تھا، کیوں نہیں، ہر شے کا علاج ہے، رب کو رب اسی لیے کہتے ہیں۔ انور خان نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، وہ دکھ پیدا کرتا ہے تو اس کا علاج بھی زمین پر اتارتا ہے۔ پر عشق بیماری بڑا ڈونگا روگ ہے انور خان، اخے ڈاڈا بھیڑا عشق دا روگ، اوپر سے لمبی جدائی اور ہر پاسے کھائی۔ عطار سنگھ نے بیٹے کے دکھ کا لبے لباب بیان کر دیا، پر انور خان سادہ آدمی ہار ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اپنی معذور ٹانگ کو سکیڑتے ہوئے جھٹ سے بولا، کیوں نہیں، جدائی کا علاج ملاپ، عشق فراق کا علاج وصال۔ وصال بازار میں بکتا تو میں اسے 2 کمرے بھر دیتا۔ عطار سنگھ مایوسی سے کہنے لگا، وصال ہی تو مشکل ہے، وہی ہے اوکھا پینڈا، اور مشکل بھی ایسا۔ عطار نے کڑکدار آواز میں کہا، 100 میں سے 1 آدھا جو پار اترتا ہے، چیخیں اس کی بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر عطار سنگھ دل بہار سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میرا پتر ہی نہیں، یہ میرا بیلی بھی ہے، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم بوتل، ہم دشالہ۔ کئی مرتبہ دکھ میں، دیوالی میں ہم دونوں نے مل کر ولایتی بوتل کے کاگ اڑائے ہیں، حسن و عشق کے کھیکھڑ ایک دوجے کو سنائے ہیں۔ اسی لیے جب یہ پہلی بار لاہور میں اترا تھا، ہم نے حسن ابدال جانا تھا۔ اب رب جی کی قدرت پتہ نہیں کیسے پیچے لڑا دیتی ہے۔ حسن ابدال پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھ لڑ گئی۔ میں یہی سمجھا کہ دونوں اکھ مٹکا کر رہے ہیں، مگر حسن ابدال کی لڑکی، اور وہ بھی کلثوم نام کی مسلی، اور لڑکا دشکرا سکھ، دونوں ایک دوجے پر ڈل گئے، بالکل پاگلوں کی طرح، جیسے بنے ہی ایک دوجے کے لیے تھے، پر مقدر ہنیری نے دور ہی نہ پھینکا تھا، دین دھرم بھی الگ الگ پرو دیا تھا، بیچ میں سرحد اور ویزوں کے گنجل۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے، ڈانٹ سے، لال اکھاں نکال کر، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جادو سر چڑھ کر بو رہا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مسلے ڈاڈے ہیں پترا، مڑ جا، تو اس نے پتھر لہجے میں کہا، بایا جی مر سکتا ہوں، مڑ نہیں سکتا۔ میں نے کڑک کر کے کہا تھا، اوے بوتنی کے 3 ہی دنوں میں؟ وہ بولا 3 منٹوں میں۔ واقعی انور خان 3 دنوں میں 3 منٹی، پوچھ لے اس سے، یہ کلا نہیں، دونوں پاگل تھے۔ میں نے اس کے باوجود دہرایا، پترا کڑی مسلمان ہے، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں کے ڈکرے بھی امبرسر نہ پہنچے۔ آگے سے بولا، امبرسر جائے گا کون بایا، میں تو پاکستان میں ہی رہ جاؤں گا، ہے نا کملا؟ کیا بات کی تھی اس نے؟ پھر یہ بیمار بن گیا۔ لوڈے کو ویلے حسن ابدال کی ٹیشن پر کلثوم اسے ملنے آئی آخری مرتبہ۔ آخری مرتبہ؟ انور خان کے منہ سے پھسل گیا۔ ہاں آخری مرتبہ، اور بتایا کہ شام کی گڈی سے ان کا سارا خاندان لاہور جا رہا ہے۔
उसने कागज पे लिखा हुआ पता भी इसको दिया कि उसी मिंटी कुलसूम का भाई आ पहुंचा। उस नामराद ने मिनटों मिनटी सारी कथा पढ़ ली। बोला कुछ नहीं, कुलसूम का हाथ पकड़कर अपनी बगल में दबाया और हजूम में रल गया। ये दोनों को बितर बितर देखता रहा। फिर उसने कागज को जेब में रख लिया। उस पते की हर पर्ची हर खीसे में डाल ली। अभी तक जेब में रखी हुई हैं सारी पर्चियां। उस पते पर कुछ मिला नहीं तो आज तक हजूम में कुछ तलाश करता है या उस कागज में से। अब 80 लाख के शहर लाहौर में से कुलसूम कैसे मिल सकती है? वो पढ़ी लिखी तो थी नेशनल कॉलेज की, तस्वीरें बनाने वाली हीर कूड़ी, पर खेड़े भी थे। फिर गैर मुल्क गैर मजहब, औखे पेंडे और औखियां रामा। अब ये पढ़ा लिखा होकर भी तंदूर में गिरना चाहता है तो मैं क्या करूं? कुछ देर सन्नाटा तना रहा। अनवर बोला, ना अवतार ना दिल बहार। फिर अवतार सिंह ने दिल बहार बेटे की तरफ देखते हुए कहा, 101 कुड़ी मरती है इस पर, थूकता है सबको। अवतार सिंह हौका भरकर बोला, अब मैं इस अनहोनी को कैसे होनी में बदल दूं? कैसे कुलसूम को घर घर तलाश करूं? कहां से ला कर दूं इसे? बोलो, है कोई हल तुम्हारे पास? कुछ ही देर पहले दिल बहार उठकर सामने की बिल्डिंग की छांव में जा खड़ा हुआ था। वो आंखों पर हाथ की छांव कर करके दूर दूर तक हजूम में कुछ तलाश कर रहा था। अभी तक उसे उस वक्त भी उनकी बातें सुनाई न दे रही थी जब वो करीब था, और अब तो वो आवाज के दायरे ही से निकल चुका था। वो कुलसूम के दायरे में था और रिहाई न चाहता था। रेशम का कीड़ा अपने इर्द गिर्द रेशम लपेट कर ही मर जाता है। तब अवतार सिंह ने दोबारा बात आगे बढ़ाई। बोला, वो जो अभी कुछ कह रहा था ना, अजायब घर देखना है, म्यूज स्कूल जाना है, ये सब तिफिल तसल्लियां हैं उसकी खुद से। मुझे एक मर्तबा बताया था कि इन जगहों पर मुझे कुलसूम से मिलती जुलती शक्लें दिखाई देती हैं। लो दसो, है ना पागल खाना? अवतार सिंह चुप हुआ तो शोर के बावजूद यूं लगा जैसे सन्नाटा कानों में जम गया हो। फिर अनवर ने मशवरा दिया, अब चलना चाहिए। हाँ वाकई, अवतार सिंह ने फौरन ही मशवरा मान लिया। दिल बहार सिंह पर भी जैसे कोई नजूल हुआ हो। वापस आकर बोला, किसी गुरु का कौल कितना सच्चा और कितना सही है ताऊजी। वाकई सिख कौम दुनिया की ज़हीन तरीन आला तरीन कौम है। आप खुद सोचो, जिस कौम में गुरु नानक जी महाराज हों, गुरु गोबंद जी हों, सदके जावा भिंडरा वाली जी हों, उससे ज्यादा दिमाग वाली कौम और कहाँ होगी? वो गर्दन झुकाकर 1 मिनट तक चुप रहा। फिर जैसे फैसला सुनाया हो बोला, हाँ जहानत डस भी तो लेती है कभी कभी। बंदा देखते देखते मक्खी बन जाता है। ये मक्खी पूरी कौम को लड़ जाती है। अवतार सिंह ने जोर देकर कहा, सब सच है पुत्रा, पर अब बस करो यार, जख्म ताज़ा ना करो। फिर अनवर खान कहने लगा, चलो फिर चलें। सब उठ बैठे और अंगड़ाइयाँ लेने लगे। चलते हुए उसने बाप से कहा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जा रहा हूँ, शाम को कैंप में आ मिलूंगा, रब रखा। हमारे साथ नहीं चलोगे बेटा? नहीं ताऊजी, मुझे म्यूजियम भी देखना है। बताया तो है आपको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी जाना है, जो कभी म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स था। और करतारपुर? अवतार सिंह ने उससे रोका था। करतारपुर भी जाना है, पर किसी और दिन। घर चलने का प्रोग्राम भी तो है ना, कल परसों तरसों। अनवर खान भी बोल उठा, जरूर जरूर, ताई जी से मिले बगैर कैसे पलटूंगा मैं? दिल बहार सिंह मुस्कुराकर और जवाब का इंतजार किए बगैर हाथ हिलाता निकल गया। उसके जाने के बाद गोया अवतार सिंह ने पहली मर्तबा सुख का सांस लिया था। वो हल्का फुल्का होकर फिर बैठ गया। यार अनवर खान, मैं क्या करूं? इस मुंडे की कुछ बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। रोज चरण छूता है, जफ्फी डालता है, माथा चूमता है, नए नए तोहफे कपड़े लाता है और ढेर लगाता है, पर रोज लड़ता भी है, बसूरता भी है, चीख चीख कर मुझसे गिले भी करता है। बाज औकात रोने भी लगता है, माना कि इसके दिल में दर्द कुछ ज्यादा ही है। पर वड वडेरों की गलतियों की सजाएं हमें क्यों देता है यार? मैं क्या करूं, है कोई हल तेरे पास? अकल भी तो आदमी की दुश्मन है ना अवतार सिंगा। बेचारा अपना खून भी जलाता है और तुम्हारा भी है सच्चा। तू दरगुजर कर। क्या क्या दरगुजर करूं भले आदमी, प्यार भी जबरदस्त है इसका, शिकवों की मार भी। अनवर खान ने चौंक कर सामने देखा तो हैरत से उसका मुंह से फुसला, और दिल बहार सिंह फिर चला आ रहा है। वही है ना, दूसरा कौन होगा? 6.5 फुटा